रुकिए, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कमरे में बिल्कुल अकेले हो, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो कि कोई आपको देख रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो शायद आपको यह कहानी पूरी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह मुंबई के एक पुराने फ्लैट में हुई ऐसी रहस्यमयी घटना है जिसने एक युवक की पूरी जिंदगी बदल दी। एक ऐसी रात जब सीसीटीवी में कोई दिखाई दिया, लेकिन असलियत में वहां कोई नहीं था। एक ऐसी रात जब हर चीज का जवाब था, सिवाय उस सवाल के कि कमरे में आखिर था कौन। तो लाइट बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए मुंबई की सबसे डरावनी रात का सामना करने के लिए। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। रात के 2 बजे भी यहां सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती रहती हैं। कहीं देर रात तक काम करने वाले लोग, तो कहीं सपनों का पीछा करने वाले नौजवान। लेकिन मुंबई की चमकती रोशनी के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे भी छिपे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेरा नाम आर्यन है और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना है। आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप उठती है, क्योंकि उस रात मेरे कमरे में कोई था। और सबसे डरावनी बात, वह सीसीटीवी में भी दिखाई दिया था, लेकिन असलियत में वह कोई नहीं था। साल 2022, मैं मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। ऑफिस का काम अक्सर देर रात तक चलता था, इसलिए मैंने ऑफिस के पास ही एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। फ्लैट ज्यादा बड़ा नहीं था, एक बेडरूम, एक छोटा हॉल और एक किचन, लेकिन मेरे लिए वही काफी था। बिल्डिंग लगभग 20 साल पुरानी थी। लोग कहते थे कि पहले यहां बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन मैंने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था, कम से कम उस समय तक नहीं था। शुरुआती 2 महीने बिल्कुल सामान्य बीते। सुबह ऑफिस, रात को घर, फिर खाना खाकर सो जाना, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। उस दिन मैं रात करीब 1 बजे घर लौटा। बहुत थका हुआ था, जल्दी से खाना खाया और लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गया। कमरे में पूरी खामोशी थी, सिर्फ पंखे की आवाज आ रही थी। मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, बिल्कुल मेरे पीछे, इतना पास कि उसकी सांसें मेरी गर्दन तक पहुंच रही थी। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वह कोई नहीं था। कमरा खाली था। मैं हंस पड़ा। शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, मैंने खुद से कहा, और फिर काम करने लगा। लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही एहसास, इस बार पहले से ज्यादा मजबूत, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने फिर पीछे देखा, कुछ नहीं। कमरा खाली, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, सब सामान्य। लेकिन उस रात मुझे पहली बार डर महसूस हुआ। अगले कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। फिर एक रात मैं सो रहा था, अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था। मोबाइल में समय देखा, रात के 3:17, और तभी मुझे लगा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। एक काली आकृति, लंबी, बिल्कुल स्थिर। मेरी नजर उसी पर टिक गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने मोबाइल की फ्लैश, कुछ भी नहीं था, खाली दीवार। मैंने गहरी सांस ली। सपना होगा, मैं बड़बड़ाया। लेकिन उस रात के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। कभी बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता, कभी रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई हॉल में चल रहा हो। लेकिन जब मैं देखने जाता वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे मेरी नींद खत्म होने लगी। मैं चिड़चिड़ा रहने लगा। ऑफिस में भी ध्यान नहीं लगता था। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक रविवार की रात मैं घर पर अकेला था। बारिश हो रही थी, बाहर बिजली कड़क रही थी। मैं टीवी देख रहा था। तभी अचानक मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, सीसीटीवी मोशन डिटेक्टेड। मेरे फ्लैट के बाहर कॉरिडोर में छोटा सा सीसीटीवी कैमरा लगा था। मैंने तुरंत ऐप खोला और जो देखा, उसे देखकर मेरा खून जम गया। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था कि कोई मेरे फ्लैट के दरवाजे के सामने खड़ा है। एक औरत, लंबे बाल, सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ।
वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। मैं घबरा गया। मैंने दरवाजा खोला, कॉरिडोर खाली था, कोई नहीं। मैंने फिर मोबाइल देखा। वीडियो में वह औरत अब भी खड़ी थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वीडियो में वह औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी और उसकी आंखें सीधे कैमरे की तरफ घूम गई, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन पर वह औरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। मैंने एक बार फिर सीसीटीवी फुटेज देखा। इस बार मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि वो औरत अब कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी। वह सीधे मेरे फ्लैट के दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उसे पता हो कि मैं अंदर हूं, जैसे वह मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने तुरंत सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया। भैया, 7वें फ्लोर पर कोई औरत खड़ी है। गार्ड ने कहा, सर मैं अभी देखता हूं। लगभग 2 मिनट बाद उसका फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। सर, यहां तो कोई नहीं है, मैंने कहा, लेकिन सीसीटीवी में साफ दिख रही है। कुछ सेकंड तक दूसरी तरफ खामोशी रही। फिर उसने धीरे से कहा, सर आप नीचे आ जाइए। मैं तुरंत लिफ्ट से नीचे पहुंचा। गार्ड सीसीटीवी रूम में बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। सर देखिए। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन पूरी बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों में नहीं, सिर्फ मेरे फ्लोर वाले कैमरे में। बाकी कैमरों में कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। गार्ड ने कांपती आवाज में कहा, सर मैंने यहां 5 साल नौकरी की है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा है। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरा खून जमा दिया। कुछ साल पहले भी 7वें फ्लोर के एक फ्लैट से ऐसी शिकायत आई थी। क्या मतलब? मैंने पूछा। गार्ड कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, उस फ्लैट में एक लड़की रहती थी, अकेली। लोग कहते हैं कि वह हमेशा डर में रहती थी। कहती थी कि कोई उसे देखता रहता है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। गार्ड ने मेरी आंखों में देखा। एक रात वह मर गई। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कैसे? गार्ड ने सिर झुका लिया। किसी को नहीं पता। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था, लेकिन सोसाइटी के पुराने लोग आज भी उस बात पर विश्वास नहीं करते। उस रात मैं घर वापस नहीं गया। मैं अपने दोस्त के घर रुक गया, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार वही चेहरा याद आता रहा। सफेद कपड़े, लंबे बाल और वह डरावनी नजर। अगले दिन ऑफिस में भी मेरा ध्यान नहीं लगा, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में मेरे फ्लैट में कुछ था या मैं पागल हो रहा था? शाम को मैंने फैसला किया, मुझे सच जानना होगा। मैं सीधे सोसाइटी के सबसे पुराने निवासी के पास गया। उनका नाम था मिश्रा अंकल। वे लगभग 20 साल से उसी बिल्डिंग में रह रहे थे। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम 7वें फ्लोर वाले फ्लैट में रहते हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहा, तुम्हें वह फ्लैट छोड़ देना चाहिए। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक खिड़की के बाहर देखते रहे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि उस फ्लैट का इतिहास अच्छा नहीं है। उन्होंने बताया कि लगभग 8 साल पहले वहां एक लड़की रहती थी। नाम था नेहा। वह भी अकेली रहती थी और अक्सर कहती थी कि कोई उसे देखता रहता है। लोगों ने समझा कि वह तनाव में है, लेकिन फिर उसने भी सीसीटीवी में किसी को देखना शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने देखा था। एक रात उसने पूरी बिल्डिंग में हंगामा मचा दिया। कहने लगी कि कोई उसके कमरे के अंदर खड़ा है। लेकिन जब लोग पहुंचे, कमरा खाली था और 3 दिन बाद वो मृत मिली। मैं चुप हो गया। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, लेकिन तभी मिश्रा अंकल ने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए। नेहा की मौत वाली रात उसके कमरे में लगा कैमरा आखिरी बार रिकॉर्ड हुआ था और उस वीडियो में वे अचानक रुक गए। क्या था वीडियो में? मैं लगभग चिल्ला पड़ा। मिश्रा अंकल ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने कहा, वीडियो में नेहा अकेली नहीं थी।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन था उसके साथ? मैंने पूछा। मिश्रा अंकल की आवाज बहुत धीमी हो गई। वही औरत जिसे तुमने सीसीटीवी में देखा है। यह सुनते ही मेरे हाथ पैर सुनने पड़ गए, क्योंकि उसी समय मेरे मोबाइल पर एक नया नोटिफिकेशन आया। मोशन डिटेक्टेड, लिविंग रूम कैमरा। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल खोला और जो देखा, फ्लैट उसने मेरा हॉल पूरी तरह खाली था, लेकिन धीरे धीरे कैमरे के बिल्कुल पीछे एक सफेद चेहरा उभरने लगा, जैसे कोई कैमरे के बहुत करीब खड़ा हो। और फिर उस चेहरे ने सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया। मोबाइल की स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दे रहा था वह इंसानी नहीं लग रहा था। सफेद, बिल्कुल पीला, और उसकी आंखें पूरी तरह काली, जैसे अंदर सिर्फ अंधेरा भरा हो। और सबसे डरावनी बात, वो मुस्कुरा रही थी। मैंने तुरंत कैमरा रिफ्रेश किया। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर वीडियो दोबारा चलने लगा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। हॉल खाली था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस रात मैं फ्लैट वापस नहीं गया, पूरी रात जागता रहा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर यह सब हो क्या रहा था। अगली सुबह मैंने छुट्टी ली और सीधे उस फ्लैट के पुराने रिकॉर्ड खोजने निकल पड़ा, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था कि इस जगह में कुछ ना कुछ जरूर छिपा है। कई घंटों की खोजबीन के बाद मुझे एक पुराना अखबार मिला। तारीख 14 जुलाई 2014, यानी लगभग 8 साल पुराना। उसमें एक छोटी सी खबर छपी थी। मुंबई की एक पुरानी बिल्डिंग में युवती की रहस्यमय मौत। नाम नेहा शर्मा, उम्र 26 वर्ष। मैंने पूरा लेख पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मेरी रूह कांपने लगी। मौत से पहले नेहा ने पुलिस को कई बार शिकायत की थी। वह बार बार एक ही बात कहती थी, कोई मुझे देख रहा है, वो मेरे कमरे में है, वो हर रात 3:17 पर आता है। लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिला। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और फिर एक रात वो मृत मिली। मैंने तुरंत समय देखा। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंध गई, क्योंकि पहली बार मेरी आंख भी ठीक 3:17 पर खुली थी। अब मेरे लिए यह सिर्फ संयोग नहीं था। उस शाम मैं फ्लैट वापस लौटा। डर लग रहा था, लेकिन सच जानना उससे भी ज्यादा जरूरी था। मैंने पूरे घर में कैमरे लगा दिए, हॉल में, किचन में, बेडरूम में, यहां तक कि बाथरूम के बाहर भी। उस रात मैंने तय कर लिया, आज मैं सोऊंगा नहीं, मैं इंतजार करूंगा। घड़ी में 1 बजे सब सामान्य, 2 बजे सब सामान्य, 2:45 मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। 3 बजे पूरा घर असामान्य रूप से शांत हो गया, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। और फिर 3:16 अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। एसी बंद था, फिर भी ठंड बढ़ रही थी। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए। 3:17 घड़ी ने जैसे ही समय बदला, मेरे बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। क्रीक। मेरे शरीर का एक एक रोम खड़ा हो गया। दरवाजे के पीछे अंधेरा था, गहरा अंधेरा, और फिर उस अंधेरे के बीच मुझे कोई दिखाई दिया, एक औरत। वही सफेद कपड़े, वही लंबे बाल, वही चेहरा। इस बार वो सीसीटीवी में नहीं थी, वो मेरे सामने खड़ी थी। मेरी सांस रुक गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। और तभी उसने अपना सिर धीरे धीरे उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और कमरे के कोने की तरफ इशारा किया, बस इतना। फिर वह गायब हो गई। मैं कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा, जैसे शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। फिर अचानक मेरी नजर उसी कोने पर गई जिस तरफ उसने इशारा किया था। वहां पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, अलमारी को हटाया, और तभी मुझे दीवार पर कुछ दिखाई दिया। दीवार के पीछे एक छोटा सा छुपा हुआ दरवाजा था, जिसे शायद वर्षों से किसी ने नहीं खोला था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे फट जाएगा। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा अंधेरा कमरा था, और उस कमरे में धूल से ढका हुआ एक पुराना वीडियो कैमरा पड़ा था। उसके बगल में एक डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला, और जो पढ़ा उसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी।
क्योंकि नेहा की मौत आत्महत्या नहीं थी और वह औरत जिसे मैं देख रहा था शायद नेहा भी नहीं थी, वो कुछ और था, कुछ ऐसा जो इस बिल्डिंग में नेहा के आने से भी बहुत पहले से मौजूद था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं उस छोटे से छुपे हुए कमरे में बैठा था। सामने पुरानी डायरी खुली हुई थी, कमरे में धूल की गंध फैली हुई थी और बाहर घड़ी में अभी भी रात के 3:17 हो रहे थे। मैंने डायरी का पहला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद वो अब तुम्हें भी देख चुकी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगले पन्ने पर तारीख थी 1983, यानी आज से लगभग 40 साल पहले। डायरी एक आदमी की थी, नाम था विनोद मेहरा। वह इस बिल्डिंग के बनने के समय यहां रहता था। डायरी में लिखा था, जब यह बिल्डिंग बन रही थी तब मजदूरों ने बेसमेंट में कुछ अजीब चीजें देखी थी। पहले सबने मजाक समझा, लेकिन फिर एक मजदूर अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था वह कहां गया। 3 दिन बाद उसकी लाश मिली, बेसमेंट के सबसे अंधेरे कोने में। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। पुलिस ने मामले को दुर्घटना बताकर बंद कर दिया, लेकिन मौतें रुकी नहीं। अगले 2 सालों में बिल्डिंग में रहने वाले कई लोगों ने एक जैसी शिकायत की। सब कहते थे कोई हमें देखता है। रात के 3:17 पर वह दिखाई देती है, सफेद कपड़ों वाली औरत। और फिर उनमें से कुछ लोग अचानक मर गए। डायरी पढ़ते पढ़ते मेरा गला सूख गया। मैंने अगला पन्ना खोला और जो लिखा था उसे पढ़कर मेरा खून जम गया। वो औरत कोई आत्मा नहीं है, वो कभी इंसान थी ही नहीं। मैं कुछ सेकंड तक पन्ने को घूरता रहा। उसका मतलब क्या था? आगे लिखा था, वह डर से पैदा होती है। जितना कोई उससे डरता है वह उतनी ही मजबूत होती जाती है। क्या नेहा इसी वजह से मरी थी? क्या अब मेरी बारी थी? तभी कमरे के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। मैं जम गया। फ्लैट में मेरे अलावा कोई नहीं था, फिर भी कोई चल रहा था। धीरे धीरे मेरे बेडरूम की तरफ, फिर हॉल की तरफ, फिर वापस मेरी तरफ, जैसे कोई मुझे खोज रहा हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजे की दरार से बाहर देखा और जो देखा उससे मेरी चीख निकल गई। हॉल में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। सभी चुप, सभी मेरी तरफ देख रही थी। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ काले साए, और उनके बीच वह सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। इस बार वह मुस्कुरा नहीं रही थी, वह गुस्से में थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे मेरी तरफ घूमी और फिर उसने एक शब्द कहा, भागो। मैं समझ नहीं पाया, वह मुझे डराने आई थी या बचाने। अचानक पूरे फ्लैट की लाइट बंद हो गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर हर कमरे से एक साथ फुसफुसाने की आवाज आने लगी, मत पढ़ो, मत पढ़ो, मत पढ़ो। लेकिन मैंने डायरी का आखिरी पन्ना खोल दिया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर वह तुम्हें दिखाई देने लगे तो समझो उसने तुम्हें चुन लिया है। उसी समय मेरे पीछे किसी ने धीरे से फुसफुसाया, और अब तुम मेरे हो। मेरी रीढ़ की हड्डी तक बर्फ जैसी ठंड उतर गई, क्योंकि वह आवाज मेरे पीछे से आई थी, लेकिन कमरे में मेरे पीछे कोई जगह ही नहीं थी। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया और पहली बार मैंने उसका असली चेहरा देखा। मेरी सांस रुक चुकी थी, पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाया और जो देखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। वह औरत अब मेरे ठीक पीछे खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा वह चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी त्वचा फटी हुई थी, आंखों की जगह सिर्फ काला अंधेरा था, और उसके होंठ असंभव रूप से लंबे होकर कानों तक खिंचे हुए थे। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह मुस्कान खुशी की नहीं थी। वह किसी शिकारी की मुस्कान थी जिसने आखिरकार अपना शिकार पकड़ लिया हो। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उसी क्षण मेरे दिमाग में हजारों आवाजें गूंजने लगी, चीखें, रोने की आवाजें, मदद मांगते लोग। और फिर मैंने कुछ देखा। ऐसा लगा जैसे मैं किसी और की यादें देख रहा हूं। मैंने देखा 1983, यही बिल्डिंग, एक पुराना खाली प्लॉट,
जहां अब यह बिल्डिंग खड़ी थी, वहां पहले एक जला हुआ घर था। उस घर में एक औरत रहती थी। लोग कहते थे कि वह मानसिक रूप से बीमार थी। पूरा मोहल्ला उससे डरता था। एक रात कुछ लोगों ने उसके घर में आग लगा दी और वह औरत जिंदा जल गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक बात कही थी, मैं वापस आऊंगी और तुम्हारा डर ही मेरी ताकत बनेगा। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं वापस उसी कमरे में था। अब मुझे सब समझ आ चुका था। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह लोगों के डर से पैदा होने वाली एक शापित शक्ति थी। जो भी उससे डरता वह उसके दिमाग में घुस जाती, धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लेती और आखिर में उसे मौत की तरफ धकेल देती। नेहा के साथ भी यही हुआ था और अब मेरे साथ भी होने वाला था। तभी वह औरत मेरे कान के पास झुकी और फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। अचानक पूरे कमरे की दीवारें हिलने लगी, लाइट्स जलने बुझने लगी। कमरे में मौजूद सारी परछाइयां मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं भागा, जितनी तेज भाग सकता था, छुपे हुए कमरे से बाहर, हॉल में, फिर मुख्य दरवाजे की तरफ। लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मैंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाजा जैसे पत्थर का बन गया था। पीछे से फुसफुसाहटें नजदीक आती जा रही थी। मैंने मुड़कर देखा और मेरी रूह कांप उठी। पूरा हॉल अब परछाइयों से भर चुका था। सैकड़ों काली आकृतियां सभी मुझे घूर रही थी और उनके बीच वह औरत खड़ी थी। फिर अचानक मुझे डायरी की आखिरी लाइन याद आई, वह डर से ताकतवर होती है। उसी पल मुझे एक बात समझ आ गई, मैं जितना डरूंगा वह उतनी मजबूत होगी। मैंने आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और पहली बार मैंने डरना बंद कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। पूरे फ्लैट में अचानक सन्नाटा छा गया। परछाइयां रुक गई, वह औरत भी रुक गई, उसकी मुस्कान गायब हो गई। मैंने फिर कहा, तुम सिर्फ डर हो और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी पर राज नहीं करने दूंगा। अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगी। एक तेज चीख गूंजी, इतनी भयानक कि मेरे कान सुन्न हो गए। फिर एक एक करके सारी परछाइयां गायब होने लगी। हॉल खाली होने लगा और आखिर में वह औरत भी धुएं की तरह हवा में घुलने लगी। गायब होने से पहले उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और कहा, तुम बच गए, लेकिन मैं खत्म नहीं हुई। फिर सब शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं उसी रात वह फ्लैट छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद बिल्डिंग भी छोड़ दी। मैंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लगभग 1 साल बाद मुझे उसी बिल्डिंग के नए किराएदार का ईमेल मिला। उसमें सिर्फ एक फोटो थी, CCTV की फोटो, 7वें फ्लोर की। कॉरिडोर खाली था, लेकिन फोटो के कोने में एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी और फोटो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, भाई मुझे लगता है कि मेरे कमरे में कोई है। आज भी जब रात के ठीक 3:17 होते हैं तो कभी कभी मेरा फोन अपने आप चालू हो जाता है और स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। वही सफेद कपड़े, वही काली आंखें और वही मुस्कान जो आज तक मेरा पीछा। आपको क्या लगता है, क्या आर्यन ने सच में किसी शापित शक्ति का सामना किया था या फिर यह सब उसके डर और दिमाग का खेल था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर रात हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियां जो आपकी नींद उड़ा सकती है। लेकिन जाने से पहले आज रात ठीक 3:17 पर अगर आपके कमरे में कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर देखने की गलती मत कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अंधेरे से सावधान रहिए। शुभ रात्रि।